नमस्कार, मेरा नाम R.K. अग्रवाल है और मैं 28 Feb 2019 को 35 साल और 8 महीने की नौकरी के बाद सीबीआई से एडिशनल एसपी के पोस्ट से मैं रिटायर हो गया हूँ। पिछले 8 साल और 6 महीने में मैंने सीबीआई, डीओपीटी, सीबीसी और इंक्वायरी ऑफिसर के बारे में काफ़ी कुछ महसूस किया, जिसको कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपने एक्सपीरियंस शेयर करना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनसे दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है, दूसरों को गाइडेंस मिलती है। कोई ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से, कोई बायोग्राफी के माध्यम से, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से, कोई फिल्म के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। इससे सबका भला होता है। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट डिपार्टमेंट सीबीआई के बारे में बात करूंगा, जो आज पूरी तरह से आउट एंड आउट करप्ट हो चुकी है। ये दिशाहीन हो चुकी है। इसका टॉप मैनेजमेंट पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं बात करूंगा श्री ओपी परिडा की। श्री ओपी परिडा के अगेंस्ट में AC3 ब्रांच ऑफ सीबीआई ने इनिशियली एक पी रजिस्टर करी। पी के इंक्वायरी के दौरान कुछ ऐसे एक्शन थे जो पी के दौरान संभव नहीं थे, इसलिए उसको रेगुलर केस में कन्वर्ट करना जरूरी हो गया था। आईओ ने एक बहुत जबरदस्त ढंग से कन्वर्जन रिपोर्ट बनाई और आफ्टर ड्यू अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, केस वाज कन्वर्टेड इनटू ए रेगुलर केस। केस रजिस्ट्रेशन के बाद श्री ओपी परिडा, उनके घर, उनके ऑफिस, उनके रिश्तेदारों के यहाँ सर्चेज हुई और काफ़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंजेस और इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स सीज हुए। श्री ओपी परिडा पर मेन एलिगेशन जो था कि वो जिस कंपनी की, जिस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके खर्चे पर कई देशों की उन्होंने अपने परिवार के साथ विदेश यात्राएं करी, जिसके लिए उन्होंने न तो सीबीआई के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कोई परमिशन ली। सारा का सारा खर्चा किसने बियर किया, ये इंक्वायरी के दौरान क्लियर हो चुका था। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेगुलर केस, द केस was closed and a closure report was filed in the court of Sri Vinod Kumar ji, स्पेशल जज, पटियाला हाउस कोर्ट, कोर्ट नंबर 3, न्यू दिल्ली। और बहस के दौरान सीनियर पीपी ने आईओ की प्रेजेंस में रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि श्री ओपी परिडा के अगेंस्ट में RDA फॉर माइनर पेनाल्टी की रिकमेंडेशन की गई है। इट वाज ए रॉन्ग स्टेटमेंट बाय द सीनियर पीपी ऑफ द सीबीआई ऑफ AC3 ब्रांच। मेन पर्पस ये था कि किसी भी ढंग से क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करवा दी जाए। 7/12/2015 को क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई। श्री ओपी परिडा का प्रमोशन ASP से SP के पोस्ट पर 7/5/2014 को कर दिया गया। जिस दिन DOPT ने ऑर्डर्स निकाले फॉर इज प्रमोशन फ्रॉम ASP टू SP, उस समय केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और RDA फॉर मेजर पेनाल्टी की रिकमेंडेशन अंडर कंसिडरेशन थी, लेकिन कोर्ट को मिसलीड किया गया। सीबीआई मेरे को बताए, मैं जानना चाहता हूं कि श्री ओपी परिडा के अगेंस्ट में क्या रिकमेंडेशन थी, माइनर पेनाल्टी की थी या मेजर पेनाल्टी की थी, और कोर्ट को रॉन्ग इंफॉर्मेशन क्यों दी गई। AC3 ब्रांच ऑफ सीबीआई इज द मोस्ट करप्ट ब्रांच इन सीबीआई। इनके HOB जो थे, उनके अगेंस्ट में एक पी रजिस्टर हुई थी जो कि ब्राइबरी से रिलेटेड थी।
that P was registered on the basis of a complaint lodged by my own batchmate श्री AGL कौल। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी कंप्लेंट के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पी के कंप्लीशन के बाद आईओ ने एक कन्वर्जन रिपोर्ट बनाई और क्या सीबीआई हेड ऑफिस मेरे को बताएगा कि केस वाज कन्वर्टेड इनटू ए रेगुलर केस और नॉट? क्या प्रपोजल पेंडिंग है या केस को बंद कर दिया गया? मैं फिर से ओपी परिडा के बारे में बात करता हूं। ओपी परिडा के प्रमोशन के लिए AC3 ब्रांच ने फॉल्स इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट और विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू किया। इसके बारे में मैंने AC3 ब्रांच से इंफॉर्मेशन मांगी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अब सीबीआई का यह हाल हो गया है कि करप्शन के संबंध में भी जो इंफॉर्मेशन मांगी जाए उसके लिए भी उसको वो एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने संजीव चतुर्वेदी केस में क्लियर कर दिया है कि कोई भी एग्जेम्प्टेड डिपार्टमेंट फ्रॉम द परव्यू ऑफ द RTI एक्ट एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता अगर मैटर करप्शन और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो। मैंने ये इंफॉर्मेशन DD पर्स से भी मांगी। उस समय अनीश प्रसाद जी थे। 9 महीने तक उन्होंने मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैं अनीश प्रसाद जी की बहुत इज्जत करता हूं, वो IPS ऑफिसर हैं। आप जरा अनीश प्रसाद जी मेरे को बताएंगे कि आपने इंफॉर्मेशन मेरे को क्यों नहीं दी 9 महीने तक? क्या RTI में इंफॉर्मेशन जो मांगी जाए वो 9 महीने तक पेंडिंग रखी जा सकती है कि? मैं ये भी बता दूं, 9 महीने में तो माँ के गर्भ में बच्चा भी तैयार हो जाता है और आपको तो एग्जेम्पशन ही क्लेम करना था। इंफॉर्मेशन तो ओपी परिडा के बारे में आपको देनी ही नहीं थी, फिर भी आपने मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं दी। और जब मैंने रिमाइंडर दिया फर्स्ट अपील के दौरान मेरे को बताया गया इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन दी नहीं गई और एग्जम्पशन क्लेम किया गया। मेरी सेकेंड अपील CIC में पेंडिंग है। मैं ये जानकारी के लिए बता दूं, CBC, DOPT और CBI से मैंने कई इंफॉर्मेशन मांग रखी हैं। आज की डेट में 13 फाइनल अपील ऑनरेबल CIC के पास पेंडिंग है। मैं ऑनरेबल CIC से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अर्ली डेट फिक्स करें जिससे कि सारी की सारी सेकेंड अपील, फाइनल अपील का डिस्पोजल हो सके। इसके बाद में बात करूंगा श्री JP वर्मा की। JP वर्मा सीनियर SP के पोस्ट से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उनके अगेंस्ट में RC केस रजिस्टर हुआ। वो अरेस्ट किए गए, PC में भी रहे और JC में भी रहे। इसके बाद केस का असर क्या हुआ? केस बंद कर दिया। मैं एक बात और बताता चलूं, CBI पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। इसका ताजा उदाहरण चेन्नई ब्रांच में मिला। मेरे को मेरे जो रिलायबल सोर्सेस हैं चेन्नई में, उन्होंने मेरे को इंफॉर्मेशन दी कि CBI स्पेशल यूनिट और CBI ACB दोनों मिलकर के एक्सटॉर्शन सेल चला रहे हैं, झूठे केस रजिस्टर कर रहे हैं, बाद में करोड़ों रुपए सस्पेक्ट्स, प्राइवेट पार्टीज और एक्यूज पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं, बाद में केस बंद कर दिया जाता है। CBI ACB ने CBI SU की इंफॉर्मेशन के आधार पर एक रेगुलर केस रजिस्टर किया जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट और टेम्पल से रिलेटेड था, पौंडीचेरी का। बाद में केस वो बंद कर दिया गया। जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी उन्हीं के अगेंस्ट में मिस्टर सीतारमन है, उनके अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया गया, बाद में बंद कर दिया गया। वास्तव में ये केस जो था ये सिविल इन नेचर का केस था, ये क्रिमिनल, इसमें CBI का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं बनता था और सिविल और मेटेरियल फैक्ट्स को दबाया गया। इसके बाद मैं बात करूंगा ट्रांसफर पॉलिसी की। CBI में कोई ट्रांसफर पॉलिसी है ही नहीं। CBI में आज चारों तरफ चापलूसों, चमचों, चाटुकारों
और चरण वंदना करने वालों का बोलबाला है। 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 सालों से लोग वहीं पर चापलूसी और चरण वंदना के आधार पर एक ही जगह बैठे हुए हैं। न उनका कोई ट्रांसफर होता है और न ही जहां उनका प्रमोशन हुआ ब्रांच बदल दी जाती है बस, लेकिन वह ट्रांसफर नहीं होता। ये हाल पूरे इंडिया का सभी ब्रांचों का है और ये बहुत ही चिंता की बात है। हाल में श्री जयंत कश्मीरी का ट्रांसफर चेन्नई किया गया था। वो कैट से स्टे ऑर्डर लेकर के आ गए। क्या डीआईजी मैडम मेरे को बताएंगी कि 1 साल तक उनको कैट के ऑर्डर के बावजूद भी he was not allowed to join the office and he remained absent or sitting in his house and he was paid full payment as salary and allowances। जरा मैडम मेरे को बताएंगी, मैडम डीआईजी, कि किस रूल के तहत श्री जयंत कश्मीरी जी को आपने फुल पेमेंट करी विदाउट टेकिंग एनी वर्क फ्रॉम हिम। जैसा मैंने पहले बताया कि AC3 ब्रांच ऑफ CBI इज द मोस्ट करप्ट ब्रांच इन CBI। इसका सबसे ताजा उदाहरण मिस्टर रोहित श्रीवास्तव का है, जो आज की डेट में चेन्नई उनका ट्रांसफर हो चुका है। उन्होंने कैंटीन अलॉटमेंट, कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लाखों रुपयों का घपला किया। ये एक बात हुई। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, मेरा ट्रांसफर इम्फाल किया गया था। इम्फाल के बाद जो मेरा ट्रांसफर हुआ AC3 ब्रांच में ही हुआ। AC3 ब्रांच में मैंने अपनी पोस्टिंग के दौरान नंबर ऑफ SIR सबमिट करी। मैंने उनका स्टेटस जानना चाहा कि उनका सारी इंफॉर्मेशंस का क्या, जो करोड़ों रुपए की डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करी थी। मैं मिस्टर आसिफ जलाल, जो उस समय SP ACU 8 थे AC3 ब्रांच में, उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे से डिस्कस किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को देंगे। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, मैंने काफ़ी लेटर्स लिखे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने RTI में मेरे को इंफॉर्मेशन मांगनी पड़ी। उन्होंने एग्जम्पशन क्लेम कर लिया AC3 ब्रांच ने। ये बहुत ही चिंता और शर्म की बात है कि CBI करप्शन के लिए भी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए भी एग्जम्पशन क्लेम कर रही है। अब मैं बात करूंगा आसाम बम ब्लास्ट केस की। आसाम बम ब्लास्ट केस बहुत ही 30 अक्टूबर 2008 को आसाम के अलग अलग जगहों पर 9 जगह पर बम ब्लास्ट हुए। बोंगाईगांव, बरपेटा, कोकराझार और गुवाहाटी में, जिसमें 88% वर किल्ड, दे वर ऑल इनोसेंट, और हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स वर इंजर्ड। प्रॉपर्टी का डैमेज भी हुआ जो कि सेवरल करोड़ ऑफ रुपीज था। फाइनल स्टेज पर जब केस आया ट्रायल के दौरान, तो ट्रायल ट्रांसफर कर दिया गया STF से गुवाहाटी ब्रांच में और पैरवी दे दी गई एक कांस्टेबल के हवाले, जो कि नया नया डेपुटेशन पर आया था। इतना इंपॉर्टेंट केस नॉर्थ ईस्ट का, गुवाहाटी का, और एक कांस्टेबल के हवाले आपने उस केस की पैरवी दे दी और 2 नए स्पेशल काउंसिल लगा दिए जिन्होंने आज तक कोई इस लेवल के केस का ट्रायल नहीं किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बहुत ही हाईली डेडिकेटेड टीम लगाई गई थी बॉम्बे बम ब्लास्ट केस के ट्रायल के दौरान। क्या ऐसी सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गुवाहाटी आसाम बम ब्लास्ट केस के साथ नहीं करनी चाहिए थी? इस साल 30 जनवरी 2019 को स्पेशल जज श्री अपरेश चक्रवर्ती साहब ने ऐतिहासिक फैसला दिया और हम उस फैसले की तहे दिल से प्रशंसा करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन और अच्छा केस, अच्छा जजमेंट सुनाया। टॉप मैनेजमेंट CBI का पूरी तरह करप्ट हो चुका है। कोई कह रहा है कि आप 2 करोड़ ले रहे हैं, कोई बोल रहा है 3 करोड़ ले रहे हैं। CBI के डायरेक्टर के अगेंस्ट में FIR हो रही है, उनकी यहां सर्चेज हो रही है। CBI ने चुपचाप केस बंद कर दिया OP परिडा का, और HOB AC3
के अगेंस्ट में जो पी हुई थी उसका कुछ अता पता नहीं है। जरा सीबीआई मेरे को बताएगी कि जो टॉप ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जो केस रजिस्टर हुए थे उनका क्या पोजीशन है, उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, पूरे देश को कॉन्फिडेंस मिले, बताएं। जहां भी मामला बड़े लोगों के संबंध में होता है या बड़े अफसर के संबंध में होता है, सीबीआई के हाथ पैर फूल जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाए, न उन्हें इसको उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है और नहीं। यही हाल, ये बड़ी शर्म की बात है कि बोफोर्स केस के मामले में सीबीआई ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील लगाई अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। कितने दिनों के बाद? 4522 डेज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, डिसमिस कर दिया अपील, एसएलपी। कितनी डिस्कशंस हुए सीनियर लॉ ऑफिसर्स मिनिस्ट्री के साथ में, सीबीआई के, सीबीसी के, डीओपीटी के, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। क्या रिजल्ट रहा? जीरो। सीबीआई के लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो गया, रिजल्ट क्या रहा? बिग जीरो। ऐसा करने से क्या फायदा, क्या मिलता है सीबीआई को ये सब ड्रामे करने से? क्या उनको पता नहीं था कि 4522 डेज के बाद कोई भी अपील लाई नहीं करेगी, स्टैंड नहीं करेगी, और इसको सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने यही किया भी। अब हाँ, सीबीआई ने जब ओपी परेडा का केस जब कन्वर्ट किया फ्रॉम पी टू आरसी, इसके संबंध में सीबीआई ने अपने एक सर्कुलर इशू कर रखे हैं। पहला सर्कुलर 1956 में इशू हुआ था कि व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन व्हाइल कन्वर्टिंग ए केस फ्रॉम पी टू आरसी। सर्कुलर्स को 1958 में अपडेट किया गया, उसके बाद 1963, 73, 94, 2002, 2004। उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि अगर कोई भी केस पी से आरसी में कन्वर्ट होता है तो आप उसको बंद नहीं कर सकते हो। अगर बंद करना हो तो पी स्टेज पर कर दीजिए, इसे आप मैन पावर सेव कर पाएंगे, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेस जो सीबीआई में काफ़ी कम है, इसका वेस्टेज को आप रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा चलने दिया गया। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स 17-18 लोगों के अगेंस्ट में ग्रुप ए ऑफिसर जो है सीबीआई के, वो फेस कर रहे हैं। इसकी 11/7/2017 को रिव्यू किया गया था। क्या हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और डीडी पर्स एंड डीडी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना समय नहीं है कि वो केस को रिव्यू करें? इसके बारे में मैं बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिविल अपील नंबर 958 ऑफ 2010 प्रेमनाथ वाली वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट एंड अनदर में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर द इंक्वायरी हैज टू बी कंप्लीटेड, बट दिस इन एक्सेप्शनल केसेस दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 year बट नॉट लेटर देन ए ईयर। जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी विद इन 1 year इट हैज टू बी कंप्लीटेड। आज देखा जा रहा है 5 साल, 10 साल, 15 साल तक इंक्वायरियां पेंडिंग है। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए सीबीआई को, डीओपीटी को, सीबीसी को और इंक्वायरी ऑफिसर्स को कोई रेस्पेक्ट है? मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं है। ये बताएं कि इंक्वायरीज जितनी भी हैं उनका रेगुलर इंटरवल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को ऑनर करते हुए क्यों रिव्यू नहीं किया जाता? कोई इसके बारे में सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देता है। हालांकि हाल में सीबीआई ने श्री विवेक दत्त को अरेस्ट किया, काफ़ी सीनियर एसपी लेवल के ऑफिसर, बाद में देवेंद्र कुमार, चाहे एनएम सरावत हो, चाहे वो राजेश कर्नाटक हो, या कुछ समय पर दूसरे अफसर भी अरेस्ट होते रहते हैं। सारे डिपार्टमेंटल अफसर हैं। देवेंद्र कुमार जी को अरेस्ट किया गया, क्यों किया गया? वो तो A1 भी नहीं थे। A1 को आपने खुली छूट दे दी, पूरे सिस्टम का मजाक बना के रख दिया। ये एक अच्छी बात नहीं है। अब मैं बात करूंगा डीओपीटी की।
डीओपीटी मेरे को क्लियर करके बताए कि ओपी परेडा के बारे में आपकी फाइनल अप्रूवल क्या थी। क्या आपको इस बात का अच्छी तरह से पता था कि आरडीए फॉर मेजर पेनाल्टी की रिकमेंडेशन और अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर सीबीआई आई हुई है, लेकिन फिर भी आपने उनका प्रमोशन ऑर्डर 6/5/2014 को इशू कर दिया और 7/5/2014 को, जबकि ओपी परेडा के अगेंस्ट में इंक्वायरी पेंडिंग थी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग था और आरडीए फॉर मेजर पेनाल्टी की रिकमेंडेशन और अप्रूवल भी पेंडिंग थी, फिर भी आपने उनको सारे नियम कानूनों को ताक पर रख करके उनका प्रमोशन कर दिया। जरा डीओपीटी बताए मेरे को इसके बारे में। अब मैं डीओपीटी के कुछ सर्कुलर्स के बारे में जिसकी मैंने डीप स्क्रूटिनी करी है, मैं ये बता दूं कि मैंने सिर्फ 4 सर्कुलर की ही डीप स्क्रूटिनी करी है। अगर मैं सारे सर्कुलर की स्क्रूटिनी करने बैठ जाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि सारे के सारे सर्कुलर्स यूजलेस हैं, कभी फॉलो नहीं होते। डीओपीटी जो इशू करती है, ये डीओपीटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको फॉलो करे या फॉलो करवाए। सबसे पहले मैं डीओपीटी का एक सर्कुलर है जो 29/11/2012 को इशू हुआ था। इट वाज रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर मॉनिटरिंग एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। देयर वे टोटल 19 guidelines. Out of 19 guidelines, 11 guidelines were required to be followed by the DOPT. 11 by the inquiry officers and 4 were general. एक भी गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई। जरा डीओपीटी बताए इसके बारे में। क्या आरडीए फॉर मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स के दौरान एक भी गाइडलाइंस आपने फॉलो करी? नहीं। अब मैं दूसरा सर्कुलर 25/2/2014 को जो डीओपीटी ने इशू किया था, इट वाज रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम इन डीओपीटी फॉर रिसीविंग प्रपोजल्स फॉर इनिशिएशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई। इसमें इसके साथ में डीओपीटी ने चेकलिस्ट लगाई। चेकलिस्ट में फॉरवर्डिंग नोट में क्लियर लिखा हुआ था कि इनकम्प्लीट चेकलिस्ट विल बी रिटर्न बैक आफ्टर पॉइंटिंग आउट द डेफिशिएंसीज। पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 चेकलिस्ट का इनकम्प्लीट था जो सीबीआई ने फॉरवर्ड किया डीओपीटी के पास। सीबीआई मेरे को बताए कि आपने इनकम्प्लीट चेकलिस्ट फॉरवर्ड क्यों करी, और डीओपीटी मेरे को बताए कि आपने इनकम्प्लीट चेकलिस्ट एक्सेप्ट क्यों करी और कैसे करी। क्या आपको उसमें कुछ कमी नजर नहीं आई? वाई आई वॉज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन माई कंडक्ट एंड बिहेवियर। पॉइंट नंबर 7, 8, 9 को अधूरा सीबीआई ने भेज दिया, ब्लैंक, और डीओपीटी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद में बात करूंगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस सर्कुलेटेड बाय लेटर डेटेड 8/12/2017। इसके लिए डीओपीटी ने एक ओएम इशू किया था 14/10/2013 को, which speaks that the inquiry should be completed in 18 months from the date of issue of the charge sheet। ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर डेटेड 16/12/2015। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार ऑर्डर कर दिया तो आपको इन डिफाइंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या जरूरत पड़ गई, जो आप 8/12/2017 को एफएक्यू इशू करें। क्या जरूरत थी आपको? इसका पता लगता है, इससे साफ पता लगता है कि डीओपीटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। इसके बाद में एक और सर्कुलर की चर्चा करूंगा 14/9/1992। इट वाज रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगेंस्ट whom departmental proceedings, court cases are pending or whose conduct is under investigation, procedure and guidelines to be followed। इसमें मेरा प्रमोशन ऑर्डर सील्ड कवर में रख दिया गया। परमानेंटली रख दीजिए, मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए, मेरे को प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप इसको परमानेंटली, इच्छा हो आप खोलिए, इच्छा हो मत खोलिए। 3 साल 4 साल से ये सील्ड कवर में रखा हुआ है, आपको शायद याद भी नहीं होगा कि इसको रिव्यू करने का भी एक तरीका इसी ओएम में लिखा गया है, लेकिन आप लोग जरूरी नहीं समझते। नहीं खोलना है मत खोलिए, खोलने की इच्छा है खोलिए। मैं ये बता दूं, मैंने 4 सर्कुलर के बारे में डिस्कस किया, चारों
डीओपीटी ने इशू करी थी और ये जिम्मेदारी डीओपीटी की बनती है कि वो इसको फॉलो करे, फॉलो करवाएं। ये सर्कुलर मैंने इशू नहीं किए या किसी और डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किए। All these circulars, OMs, guidelines, instructions, directions, office orders were issued by the DOPT, and it was for the DOPT to ensure their execution and implementation. लेकिन DOPT ने ऐसा नहीं किया। ये DOPT बताए कि ये सारी उन्होंने क्यों नहीं किया। अगर आप अपने इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करवा पाते तो फिर आप इशू मत कीजिए। क्यों इशू करते? कौन बोल रहा है आपको इशू करने के लिए? आपका काम रह गया है लोगों को परेशान करना, छोटे लोगों को परेशान करना, ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं बात करूंगा सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने मेरे बारे में 11/10/2013 को एडवाइस दी थी। अगर आपका एडवाइस देने का ये स्टैंडर्ड है तो इसको मैं स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता हूँ, कंडेम करता हूँ। मैं स्ट्रांगली क्रिटिसाइज और कंडेम पहले भी राइटिंग में कर चुका हूँ और अब मैं दोबारा फिर कर रहा हूँ। मुझे आपकी किसी दया की जरूरत नहीं है। There are serious allegations of financial irregularities and corruption, moral turpitude against the present CVC and the Vigilance Commissioner. इसके बारे में गूगल और इंटरनेट पर सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है और सीरियस एलिगेशंस जिन्होंने लगाए हैं वो बहुत ही हाईली डिग्निटरीज, वेल प्लेस्ड इन द सोसाइटी हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सीनियर एडवोकेट मिस्टर राम जेठमलानी और सीनियर एडवोकेट मिस्टर प्रसाद भूषण। आप मेरे को टारगेट मत बनाइए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरे से कुछ हासिल नहीं होगा आपको। अगर आपको जवाब देना है तो आप ये 3 डिग्निटरीज का जो मैंने नाम लिया, आप उनके बारे में बात कीजिए क्योंकि वो आपके लिए सही रहेगा। आपने एक सर्कुलर इशू किया था 18/1/2016 को। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट एंड ऑर्डर इन सिविल अपील नंबर 958 ऑफ 2010 प्रेमनाथ वाली वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट एंड अनदर, जिसकी जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूं। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं कि 18/1/2016 का जो सर्कुलर है जो सीवीसी ने इशू किया था उसमें इसका जिक्र है। आपके पास क्या मैकेनिज्म है जो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर का कंप्लायंस करा सकें? आपके पास कोई नहीं। क्या आप इंक्वायरी ऑफिसर को बताते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर का कंप्लायंस करना है और विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 6 months विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 year आपको इंक्वायरी खत्म करनी है? आज डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स 5 साल, 10 साल, 15 साल तक पेंडिंग है। पूरे देश में लाखों डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स फॉर मेजर पेनाल्टीज आर पेंडिंग। नन ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर इज अवेयर अबाउट दिस ऑर्डर विच इट इज ए लैंडमार्क ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और बहुत चिंता की बात है कि एक भी इंक्वायरी विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड एज फिक्स्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड। व्हाई? CBC is liable to reply for this. लास्ट में मैं बात करूंगा इंक्वायरी ऑफिसर श्री अनुराग जी के बारे, जो आज DIG AC1 ब्रांच के। इनको इंक्वायरी अफसर बनाया गया। आपका सर आपने विदाउट एनी अथॉरिटी आपने इंक्वायरी करी, आपने डॉक्यूमेंट सप्लाई नहीं किए। आपके पास क्या अथॉरिटी थी कि आपके प्रमोशन के बाद भी आपकी ब्रांच चेंज हो गई, प्रमोशन हो गया आपका, अच्छी बात है, आपका और प्रमोशन हो, मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। आपने इंक्वायरी ऑफिसर, लेकिन आप जब DIG बन गए आपके नाम से कोई ऑर्डर इशू नहीं हुआ था। आप जब इंक्वायरी अफसर बने उस समय आप SP SC1 थे, ऑर्डर था। बाद में आप DIG बन गए AC1 ब्रांच के, उन्होंने उसके नाम से DOPT में कोई ऑर्डर इशू नहीं किया था। मैंने समय समय पर आपको बताया कि इंक्वायरी रूल नंबर 14 ऑफ CCA रूल्स 1965 के तहत की जा रही है कि आपने रूल्स रेगुलेशंस को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी, कॉपियां आपको दी, लेटर्स मैंने 14 लेटर आपके पास लिखे, लेकिन आपने एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया। और इसके बाद
मैंने 22 लेटर मैंने लिखे हमारे डिप्टी डायरेक्टर पर्स को, उसी कॉपी मैंने सीबीसी को भी दी, डीओपीटी को भी दी। आज तक उसका एक भी जवाब नहीं आया। मेरे को अल्टीमेटली आरटीआई एक्ट का सहारा लिया मैंने, लेटर्स, रिमाइंडर्स, रिप्रेजेंटेशंस और आरटीआई एक्ट का सहारा लेकर के इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिया। 8.5 साल से मैटर पेंडिंग है, और पेंडिंग रखिए, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ 28/2/2019 को, और आई एम वेरी हैप्पी। आप इंक्वायरी ख़त्म करिए, आपकी इच्छा है, पेंडिंग रखिए, आपकी इच्छा है, ख़त्म परमानेंटली ख़त्म मत कीजिए, आपकी इच्छा है। आपने मेरे फंड्स रोक लिए, परमानेंटली रोक लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फंड्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो करप्शन हो रहा है, करप्शन के बारे में जब भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे चेन्नई की आई, मैंने एक्शन लिया, आगे भी लूँगा, और जब तक मैं हूँ इस धरती पर, मैं करप्शन के अगेंस्ट में लड़ता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।